महत्वपूर्ण खबरों के स्तर अब एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। उनके लिए जारी मेडिकल बुलेटिन में यह दावा किया गया कि उन्हें किसी ने धक्का दिया है। ममता बनर्जी को धक्का दिए जाने का दावा हुआ है। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन में यह दावा किया गया कि कल शाम करीब 7:30 बजे ममता बनर्जी जब अपने घर थी तब किसी ने पीछे से धक्का दिया और ममता बनर्जी गिर गई। गिरने से ममता बनर्जी के सर पर और नाक पर कट लगा हुआ है। कट लगने से ममता के सिर और नाक में खून बह रहा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हादसे का शिकार हो गईं। टीएमसी की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गईं उसमें साफ देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी के माथे पर गहरी चोट लगी है। चोट लगने के बाद ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक्सपर्ट डॉक्टरों ने इलाज के बाद सीएम ममता को घर भेज दिया। लेकिन एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन में जो दावा किया वो बेहद हैरान करने वाला है। सीएम ममता बनर्जी के मेडिकल बुलेटिन में दावा किया गया है कि उन्हें पीछे से धक्का दिया गया। With a history of fall within the vicinity of her home due to some push from behind. She had a cerebral concussion and had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. डॉक्टरों के साथ ही ममता बनर्जी की भाभी भी धक्का देने की बात कह रही हैं। কি করে হয়েছে আমরা ঠিক বলতে পারছি না এখন একটা ধাক্কা লেগেছে এটা আমি শোনা যাচ্ছে কি করে হয়েছে আমরা ঠিক বলতে পারছি না এখন একটা ধাক্কা লেগেছে এটা আমি শোনা যাচ্ছে। जानकारी के मुताबिक जिस समय ममता बनर्जी के साथ हादसा हुआ वो अपने कालीकट वाले निवास पर थीं। एक मुख्यमंत्री के घर की सुरक्षा भी काफी चाक चौबंद होती है। ऐसे में ममता बनर्जी की ये घाव कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को किसने धक्का दिया। सवाल ये कि घटना के वक्त सीएम के सुरक्षा गार्ड कहां थे। सवाल ये कि सीएम आवास के अंदर सीएम को कौन धक्का दे सकता है। सवाल ये भी कि अगर किसी ने धक्का दिया तो क्या उसे किसी ने नहीं देखा। लोकसभा चुनाव पास हैं। ममता बनर्जी रोजाना राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। ऐसे समय में सीएम का सुरक्षा घेरा काफी मजबूत रहता है। घर हो या दफ्तर, पार्टी ऑफिस हो या जनसभा, हर जगह सीएम की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन 14 मार्च की देर शाम ममता बनर्जी को उनके ही आवास पर किसी ने धक्का दे दिया। वो बुरी तरह घायल हुई। सीएम आवास से लेकर पूरे प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई। रिश्तेदार और पार्टी कार्यकर्ता एसएसकेएम अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। सभी को चिंता थी तो सिर्फ दीदी के स्वास्थ्य की। इस अफरा तफरी के बीच सीएम ममता बनर्जी का खून बहता रहा। वो तो भला हो डॉक्टरों का जिन्होंने वक्त रहते इलाज शुरू कर दिया और घटना की वजह भी बता दी। With a history of fall within the vicinity of her home due to some push from behind. She had a cerebral concussion and had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. ये कोई पहला मौका नहीं था जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को ऐसी गहरी चोट लगी हो। 2021 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी ममता हादसे का शिकार हुई थी। नंदीग्राम में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान दीदी के पैर में चोट आई थी, जिसके बाद कोलकाता के इसी एसएसकेएम हॉस्पिटल में 3 दिनों तक उनका इलाज चला था। मां, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी ने उस समय जनता के लिए व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार किया था और खेला खूबे का दावा किया था। फिलहाल टीएमसी के आम कार्यकर्ता से लेकर पीएम मोदी तक सबने ममता बनर्जी के अच्छे सेहत की कामना की है। प्रशासन सीएम की सुरक्षा में इस चूक से हलकान है। मामले की जांच हो रही है और सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर सीएम को किसने धक्का दिया। वहीं टीएमसी के दिग्गज नेताओं ने हादसे की वजह पर चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करेंगे मिशन दक्षिण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण पर हैं। आपको बता दें, मिशन दक्षिण के तहत 3 राज्यों का वो दौरा करने वाले। उत्तर भारत में बीजेपी मजबूत है, लेकिन दक्षिण पर फोकस है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी दौरे कर रहे हैं। आपको बता दें, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल के दौरे पर 5 दिनों का यह दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। धुआंधार प्रचार करने वाले हैं, कई समीकरण साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु ये वो 3 राज्य हैं जहां का दौरा आज से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन दक्षिण पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिशन दक्षिण के तहत वो 3 राज्यों का दौरा करने वाले। 5 दिन का ये दौरा उनका रहेगा। कई सार्वजनिक कार्यक्रम हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। 400 पार का टारगेट एनडीए का और इसी कड़ी में दक्षिण बहुत महत्वपूर्ण। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर चुकी है और यही कारण है कि अब चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बूथ स्तर का कार्यकर्ता, हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगाता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि तूफानी दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी लगातार जारी हैं। देखिए रिपोर्ट। अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार 400 पार के दावे के साथ पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने में जुटी है। 400 सीटों के दावे को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी राज्यवार सियासी समीकरणों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। पुराने साथियों से हाथ मिलाना हो या विपक्ष के दलों में सेंध लगाना, हर मोर्चे पर बीजेपी सफलता हासिल कर रही है। बीजेपी ने इस बार अपने लिए 370 और गठबंधन के लिए 400 सीटों का टारगेट रखा है, जिसे हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर एक्टिव हैं। वहीं पीएम मोदी खुद तूफानी दौरे कर रहे हैं, विकास योजनाओं की लगातार मेगा सौगात दे रहे हैं। पीएम मोदी आज से दक्षिण भारत के 3 राज्य तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी कन्याकुमारी में रैली करेंगे। दोपहर 2 बजे पथानामथिट्टा में भी पीएम की रैली होगी। शाम 5 बजे मल्काजगिरी में पीएम मोदी का रोड शो होगा। वहीं 16 मार्च यानी कल पीएम तेलंगाना के नगर कुर्नूल में सार्वजनिक बैठक में शामिल होंगे। वहीं 17 मार्च को टीडीपी और बीजेपी की सार्वजनिक बैठक में भी पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना का दौरा बीजेपी के सपने को साकार करने के लिए बेहद अहम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को अकेले 370 पार जाना है तो उसे दक्षिण के राज्यों में ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाना ही होगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी को 4 सीटें मिली थीं, जो कर्नाटक के बाद किसी भी दक्षिण भारत के राज्य में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा है। तमिलनाडु और केरल में बीजेपी के सामने कठिन चुनौतियां हैं। हालांकि केरल में सद्भाव यात्रा के जरिए मुस्लिमों और ईसाई वोटों तक पहुंच बनाई जा रही है। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए जीत के मौके भी बन रहे हैं। फिलहाल पीएम मोदी विकास और आस्था के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी पीएम दक्षिण के मंदिरों में गए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि भक्ति पथ पर चलते हुए पीएम मोदी इस बार दक्षिण की जनता को अपने साथ जोड़ने में सफल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ यूपी को विकास सौगात लगातार दे रहे हैं और आज भी वो कई जिलों का दौरा करने वाले हैं। कितनी परियोजनाओं का वो शिलान्यास लोकार्पण करेंगे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को होली से पहले बम्पर सौगात देंगे। सीएम योगी आज गोरखपुर में करीब 1800 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय टाउनशिप की सौगात देते हुए 25 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और 51 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। ये सभी परियोजनाएं गोरखपुर विकास प्राधिकरण की हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1877 करोड़ से ज्यादा की 76 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 4000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आज बलरामपुर, श्रावस्ती और सिद्धार्थ नगर में भी हजारों करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनाव आयुक्त की नई नियुक्तियों पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त होंगे। केंद्र सरकार ने गुरुवार शाम को नोटिफिकेशन जारी किया और गुरुवार सुबह इनकी नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल ने बैठक की थी। इसके बाद विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी ने इनके नामों के तय होने की संभावना जताई थी। शाम को नोटिफिकेशन में दोनों के नाम तय हो चुके थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून के तहत चुनाव आयोग की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। ये याचिका एडीआर और कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से दायर की गई है। याचिका में सरकार को नए अधिनियम के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने से रोकने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के मुताबिक चुनाव